गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने आगे की इतिहास में अगर हम कहें कि गुप्तोत्तरकालीन शासकों के बारे में हम लोगों ने अगली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास ये जैसे ही आप लोगों का प्राचीन भारत यानी कि कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आप लोगों की अगली जो क्लास स्टार्ट होगी वह है बायोलॉजी और ज्योग्राफी की, और उसके बाद हम मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रमुख राजवंशों के बारे में पूर्ण जानकारी अगर जो हम कहें, और उसके बाद पूरी की पूरी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपके पीसीएस लेवल तक के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उतने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, तो आप सक्षम होंगे कि इतने आंसर दे दिए जाए। ठीक है, बाकी की अगली क्लास में हम बात करेंगे। जैसे आज हम लोगों को पढ़ना है जम्मू कश्मीर का इतिहास, यानी कि अगर हम बात करें तो कश्मीर का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास है और हमें पढ़ना है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास, ठीक है। इस कश्मीर के इतिहास में प्रमुख 3 राजवंशों को पढ़ना है, जिनमें से है पहले कारकोट वंश। कारकोट वंश, और कारकोट वंश के बाद दूसरे जो आते हैं वो है उत्पल वंश। ठीक है, दूसरे हैं उत्पल वंश। और इस उत्पल वंश के बाद जो तीसरा वंश है वो है लोहार वंश। लोहार वंश इसी जम्मू कश्मीर में ही श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, अब इसमें से पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कारकोट वंश, और इस कारकोट वंश के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पल वंश, और उत्पल वंश के बाद जो है लोहार वंश। ठीक है, इसमें पहले राजवंश को हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है? कारकोट वंश। कारकोट वंश, ठीक है। यह इस जम्मू कश्मीर का, अगर हम कहें कश्मीर का, यह सबसे प्रमुख राजवंश रहा। अगर हम इनके संस्थापक की बात करते हैं तो इस वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन इस वंश के संस्थापक थे, और यह वंश अपने चरम सीमा पर ललितादित्य पिरामिड या उसे ही मुक्ता पिंड कहा जाता है। ललितादित्य मुक्ता पिंड, ये पहले शासक थे और ये दूसरे शासक थे। ललितादित्य इसी का उपनाम था मुक्ता पिंड। यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सबसे अगर कहें प्रतापी शासक था। इसका शासन काल जो था यह 724 से लेकर के 760 तक रहा।
724 से लेकर के 760 तक इसका इतिहास काल रहा और यह सबसे प्रतापी शासक के साथ साथ सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। ठीक है, जो कि यह एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में यह तत्काल के समय में कश्मीर में था। यानी कि हम कह सकते हैं साम्राज्यवादी शासक के रूप में यह था, साम्राज्यवादी शासक के रूप में था। इसने सबसे बड़ा कार्य जो किया था मार्तंड मंदिर का निर्माण, मार्तंड मंदिर का निर्माण इसने ही करवाया था। यानी कि ललितादित्य मुक्तापिंड ने ही मार्तंड मंदिर का निर्माण इसने ही करवाया था। और परिहार या परिहासपुर जो कि जम्मू कश्मीर में ही अगर कहा जाए तो कश्मीर में ही परिहासपुर नामक नगर की स्थापना इसने किया था। परिहासपुर नगर की स्थापना इसने किया था। ठीक है, तो यह सबसे मूल रूप शासक था। ठीक है, इस अगर हम कहें तो कारकोट वंश का है। ठीक है, ललितादित्य ने यशोवर्मन को तत्काल के समय में जब यशोवर्मन ने कश्मीर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक यही ललितादित्य था। इसने यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। इसने यशोवर्मन को पराजित किया था। ठीक है, इसने यशोवर्मन को पराजित कर दिया था। उसके बाद इसी ने ही अपने दरबार से, या अगर कहा जाए कि चीनी दरबार में अपना एक दूत भेजा, दूत भेजा जो कि वहाँ के बारे में जानकारी करने के लिए इसने एक अपना दूत भी भेजा था। इसने ललितादित्य ने अपना एक दूत चीनी दरबार में भेजा था। चीनी दरबार में भेजा था। ठीक है, तो यह उत्पल वंश के दो ही महान शासक हुए, एक पहला कि जिसने संस्थापना किया और दूसरा ललितादित्य मुक्तापिंड। ठीक है, इसके बाद इस साम्राज्य में कोई ऐसा शासक नहीं आया कि जो इसको आगे बढ़ाए। उसके बाद यह वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया और पूरी तरह से इस वंश के समाप्त होने के बाद इस, अगर हम कहें कि कारकोट वंश के स्थान पर अगला उत्पल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए। यही से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इस कारकोट वंश के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है
उत्पल वंश। किसको पढ़ना है? उत्पल वंश के बारे में। उत्पल वंश, ठीक है। यह अगला राजवंश रहा जो कारकोट वंश के बाद का वंश रहा। इनके अगर हम संस्थापक की बात करते हैं कि इनके संस्थापक कौन थे, उनका नाम था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन, यानी कि इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था अवंती वर्मन। और इन अवंती वर्मन का जो कार्यकाल रहा यानी कि उत्पल वंश का, वह 855 से लेकर के 883 तक रहा। 855 से लेकर 883 एडी तक यह वंश रहा, ठीक है। यह वंश रहा। इसने सबसे मुख्य कार्य क्या किया था कि तत्काल के समय में जब सूखा पड़ा हुआ था और सिंचाई के साधन मौजूद पूर्णतः से नहीं थे, तो इसने ही नहरों का निर्माण करवाया। इसने क्या किया? नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और अवंतीपुर नगर की स्थापना की। अवंतीपुर नगर की अवंतीपुर नगर की स्थापना। ये वही अवंतीपुर है जिसको बिंबिसार ने जीता था। ये वही अवंती है, ठीक है। और यही अवंती का राज्यपाल तत्काल के समय में अशोक को बनाया गया था। और यही अवंती से ही जा करके अशोक ने कश्मीर पर हो रहे विद्रोह को दबाया और श्रीनगर की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। जो आज के समय में सोपरा है, उस सोपरा का निर्माण भी सोपारा का, यानी कि आधुनिक सोपारा, प्राचीन समय में इसका नाम था सुच्यापुरा। सुच्यापुरा या आधुनिक उसे सोपारा कहते हैं। इसका भी निर्माण अवंती वर्मन ने ही करवाया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो शासक आया शंकर वर्मन। यह जम्मू कश्मीर का, अगर हम कहें कश्मीर के इतिहास में, यह उत्पल वंश का सबसे क्रूर या अत्याचारी शासक कहा गया। अत्याचारी शासक इसे कहा गया, ठीक है। अत्याचारी या क्रूर शासक इसे कहा गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस सिंहासन पर क्षेमेंद्र बैठा। अगला शासक या दूसरा शासक था
तीसरे शासक के रूप में क्षेमेंद्र आया। क्षेमेंद्र, और यह क्षेमेंद्र जो है 950 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। 950 एडी में यह सिंहासन पर रूढ़ हुआ, यानी कि बैठा। और इसी का विवाह जो अगला राजवंश इतिहास में था, यानी कि लोहार राजवंश, उसी लोहार राजवंश की कन्या जिनका नाम दिव्या था, उन्हीं दिव्या से ही इनका विवाह हुआ। और दिव्या के मोहर को उत्पल वंश के सिक्के पर देखा जाता है। उत्पल वंश के सिक्के पर देखा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं दिव्या का विवाह इसी क्षेमेंद्र से लोहार वंश की दिव्या का विवाह हुआ। विवाह हुआ, ठीक है। इन दिव्या का विवाह हुआ। इसके बाद इन्हीं के नाम पर सिक्का भी चलाया गया, जो कि इनके चित्र के रूप में भी था और कल के समय में लगा हुआ था, यानी कि इनके नाम पर सिक्का भी चलाया गया। ठीक, सिक्का भी चलाया गया। तो यहां तक आप सभी के समझ में आया। ये दो राजवंश आपके जम्मू कश्मीर के खत्म हो गए, ठीक है। यानी कि इनमें जिनको हमको पढ़ना था वो थे पहले अवंती वर्मन, यानी कि संस्थापक, जिनका टाइम यहां से यहां तक था। इन्होंने नहर निर्माण करवाया तथा अवंतीपुर नगर की स्थापना की। सुच्चापुरा या तत्काल में सोपारा नामक नगर की स्थापना। दूसरे शंकर वर्मन, इसे क्रूर या अत्याचारी शासक के रूप में जाना जाता है। और तीसरे क्षेमेंद्र, जिनका लोहार वंश की कन्या विद्या के साथ विवाह हुआ और उसके नाम का इन्होंने सिक्का चलाया, जिसकी प्रतिमूर्ति उस सिक्के पर मिलती है, ठीक है। अब इसके तीसरे राजवंश है, वो है लोहार वंश, ठीक है। अब इसके बाद हम लोहार वंश को पढ़ते हैं। लोहार वंश, ठीक है। लोहार वंश की अगर हम बात करते हैं, इनके सबसे पहले हम संस्थापक की बात कर लेते हैं। लोहार वंश के संस्थापक, ठीक है। लोहार वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था संग्राम राज। क्या नाम था? संग्राम राज। संग्राम राज, यही संग्राम राज्य का जो शासन काल था, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 1003 से लेकर 1028 ईस्वी तक रहा। 1028 एडी अर्थात ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनका एक मंत्री था जिनका नाम था तुंग। क्या नाम था? तुंग। इसी तुंग को इन्होंने महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेज दिया था। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा। लड़ने को भेजा था, ठीक है।
ने एक पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक जो थी उसका नाम था राजतरंगिणी। ये जो राजतरंगिणी थी, यही राजतरंगिणी को ही इसी के समय में, यानी कि किसके, संग्राम राज के समय में ही पूर्ण किया गया था। यानी कि यह पुस्तक जब से लिखना प्रारंभ हुआ था तब से यह कश्मीर के इतिहास में ही आकर के पूर्ण हुआ था। ठीक है, ठीक है ना। और या अगर कहें तो यही कल्हड़ इस वंश के आश्रित कवि के रूप में ही इनको जाना जाता है या बताया जाता है। इसके बाद हर्ष को, जो इसका अगला शासक आया हर्ष, इसे नीरो कहा गया। नीरो क्यों कहा गया? आपने जब मध्यकालीन भारत पढ़िएगा उसमें साहे बेखबर एक शब्द आएगा। इसका तात्पर्य यह होता है कि जिसे अपने जमीन जायदाद या अगर कहें कि किसी भी प्रकार के घर के भी बारे में जिसको पता ना हो उसे नीरो या साहे बेखबर कहते हैं। तो इसे अपने शासन के बारे में ही पता नहीं था कि कहाँ शासन करना है, क्या है, किस तरह से है। ठीक है, इसीलिए इसे नीरो की उपाधि दी गई। ठीक है, क्षेमेंद्र ने आगे चल करके एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम था बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी। ये बृहद कथा मंजरी पुस्तक क्षेमेंद्र की लिखी हुई रचना थी। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के समय में सोमदेव ने कथा सरिता सागर की रचना की। सोमदेव ने कथा सरिता सागर की रचना की। कथा सरिता सागर की रचना की। ठीक है, उसके बाद अगले शासक आए जयसिंह। ठीक है, इनके अगले शासक के रूप में जिन्हें जाना जाता है, यानी कि तीसरे शासक जयसिंह। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा, इनका कार्यकाल 1028 से लेकर के 1155 तक रहा। 1128 से लेकर के 1155, 1128 से लेकर 1155 एडी तक रहा। एडी तक इनका कार्यकाल रहा। यह इस लोहार वंश का अंतिम शासक था। यह इस अगर हम बात करें तो यह लोहार वंश का अंतिम शासक था। लोहार वंश का क्या था? यह अंतिम शासक था। ठीक है, इसी राजतरंगिणी जो मैंने अभी बताया, यही राजतरंगिणी की रचना जयसिंह के कार्यकाल में, यानी कि लोहार वंश के अंतिम जयसिंह के काल में इनकी रचना पूरी तरह से कंप्लीट हुई। ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट हुई। उसके बाद 1339 में इस कश्मीर पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और यह तुर्कों के साम्राज्य के अधीन हो गया। 1339 में यह
तुर्कों के अधीन हो गया। अधीन हो गया, तुर्कों के अधीन हो गया। ठीक है। उसके बाद यह जब आगे आया तो इसके सबसे बेहतरीन शासक के रूप में, या जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर, तो कश्मीर के अकबर के रूप में जिसे जाना जाता है उसका नाम था जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। इसे जम्मू कश्मीर का अकबर कहा जाता है और यह सबसे लोकप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ आपके जम्मू कश्मीर के इतिहास खत्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर के इतिहास के समापन के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो गुप्तकालीन चित्रकला शैली के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे बेसर शैली, नागर शैली। ठीक है। इन सब शैलियों के बारे में पढ़ने के बाद यह प्राचीन भारत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अगले जिन राजवंशों की बात करेंगे वो तुर्कों के आक्रमण के या दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, इन सब के बारे में हम लोगों को आगे चल करके पढ़ना है। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।